हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के सामने कक्षा 7 का 3rd चैप्टर लेकर आई हूँ। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। बेसिकली इसमें हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है दिल्ली के सुल्तान। तो आज हम दिल्ली में कौन कौन से सुल्तान हुए, किन्होंने क्या क्या करा, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें जो बताया जा रहा है वो बोल रहा है कि अभी तक हमने बहुत सारे राज्यों के केंद्र के बारे में भी पढ़ लिया, जान लिया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई राज्य का जिक्र नहीं हुआ जिसकी राजधानी दिल्ली हो। इसमें कही जा रही है कि अभी तक हमने बहुत से राज्य और उनकी राजधानियाँ पढ़ी, लेकिन ऐसा अभी तक ऐसे किसी भी राज्य का जिक्र नहीं हुआ जिसकी राजधानी दिल्ली हो। तो भाई इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका जो वजह बताया जा रहा है कि दिल्ली का जो निर्माण हुआ ना वो बहुत महत्वपूर्ण है और 12वीं सदी में हुआ। उससे पहले थी ही नहीं दिल्ली, तो 12वीं सदी में इसका अस्तित्व आया। तो उसके बाद है ना, लोग दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने लगे। उसमें सल्तनत काल महत्वपूर्ण है, दिल्ली के सल्तनत है ना। तो इसे बोल रहे हैं कि पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी थी, किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिसे चाहमान के नाम से भी जाना जाता था, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले जो सिक्के भी ढाले गए जो काफ़ी प्रचलन में थे। तो ये बोल रहे हैं कि जो तोमर थे, तोमर राजपूत, उनका जो उनकी जो साम्राज्य थी ना, वो 12वीं सदी के मध्य में अजमेर के जो चौहान थे उनके साथ उनका जो युद्ध चलता था, तो उस समय वो परास्त हो गए उनसे, है ना। और फिर उसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली जो है वो वाणिज्य का जो महत्वपूर्ण केंद्र था और वहाँ पे बहुत सारे जैनी थे, वो भी रहते थे और उन्होंने बहुत मंदिरों का भी निर्माण करवाया, है ना। तो एक सिक्के भी ढाले गए थे जिसका नाम था दहलीवाल, और ये सिक्के काफ़ी प्रचलन में थे उस टाइम पे। तो 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके जो साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्रफल पर फैल गया था। तो 13वीं सदी में बनी। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके बाद दिल्ली जो है सुल्तानों की राजधानी बनी, है ना। तो इसके बारे में बताया जा रहा है। अब बोल रहे हैं कि तालिका 1 पर नज़र डालिए और इनमें बताइए किन किन वंशों ने यहाँ पे दिल्ली की सल्तनत को पर अपना राज जो है वो राज्यपाट संभाला था, है ना। तो दिल्ली जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने इसे इन अनेक नगर बसाए, जिसमें से था दिल्ली, कुन्हा, सीरी था और जहाँपना जो नगर था, है ना। तो आइए इस मैप में ढूंढते हैं कि ये जो दिल्ली और ये जहाँपना का नगर ये सब कहाँ था। तो अगर मैं इस मैप को जूम करूं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे सीरी दिख रहा है। हाँ, मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे, देखिए सीरी है, उसके नीचे जहाँपना है और ये दिल्ली कुन्ना है ना। और ये एक हौज खास, तो इसके बारे में बता रहे हैं ये लोग। फिर आगे देखते हैं इसमें अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। एक तालिका दी हुई है दिल्ली सल्तनत के बारे में कि उसमें कौन कौन सा वंश था जो शासन किया। तो यहाँ पे एक तालिका दी गई है, तो इसमें देखते हैं कि दिल्ली में किन्होंने शासन किया, कौन कौन से वंश थे। तो राजपूत वंश की बात करें तो उसमें तोमर थे, अनंगपाल चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे वो प्रमुख थे। फिर जो प्रारंभिक तुर्क शासक थे उसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक थे, फिर इल्तुतमिश उसकी जो पुत्री थी रजिया, और उसके बाद बलबन, है ना। तो ये सब, और इनका जो कार्यकाल था ये यहाँ पे कार्यकाल दिया हुआ है। तो ये 12वीं जो आरंभिक 12वीं शताब्दी थी उस टाइम जो दिल्ली में शासन कर रहे थे उनकी जो सूची बनाई गई है। और उसके बाद ये इनको गुलाम वंश के नाम से जाना जाता था। उसके बाद ये खिलजी आए, है ना। उसके बाद तुगलक आए।
तो सैयद लोदी ये सब आए, है ना। तो इनमें जो प्रमुख प्रमुख शासक थे, जैसे कि खिलजी में जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर तुगलक में जैसे गयासुद्दीन तुगलक, फिर एमटीबी जिसे पगला सुल्तान बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक, सैयद में तो खिज़र खां, फिर लोदी में बहलोल लोदी। तो ये सब जो थे वो प्रमुख शासक थे दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाले, है ना। ये एक तालिका बनाकर दी गई है, तो इसका जो कार्यकाल है वो आप क्रमबद्ध रूप से याद रखिएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। आगे देखते हैं कि हमारा जो नया टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है। तो इसमें ये है कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो आइए इसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें किन साक्ष्यों से इनकी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे दिया गया है कि हालांकि ये अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य जो है वो किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए एक सूचना का स्रोत होता है, जो जिससे हमें पता चलता है ना, किसी राज्य के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में। मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, जिसका एक वचन है तारीख और बहुवचन तवारीख है। तो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फ़ारसी में लिखे गए थे, तो एक भाषा भी जो है वो महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसे तो बहुत सारे इतिहासकार के विवरण हैं जिससे हमें अभी पता चल जाता है, या फिर अभिलेख होते थे, या फिर राजा द्वारा खुदवाए गए ऐसे अभिलेख होते थे, मंदिर होते थे, या फिर सिक्के होते थे जो राजा द्वारा ढलवाए जाते थे। तो उसके बाद उससे भी हमें पता चल जाता है ना। तो तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारियों जैसे जो सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर भी बल देते थे। तो तवारीख के जो लेखक होते थे वे जो शिक्षित लोग होते थे ना, वही होते थे। तो यहाँ पे एक न्याय चक्र में 13वीं सदी के इतिहासकार फ़क्र ए मुदब्बिर ने लिखा है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता है, और सैनिक के बिना नहीं चल सकता है। तो अगर राजा को सैनिक चाहिए तो भी सैनिक कैसे रखेंगे, सैनिक भी बिना वेतन के काम नहीं करेंगे। तो उनको रखने के लिए वेतन आना चाहिए, और किसानों में एकत्रित किए गए राजस्व से जो है वेतन अगर राजा देगा तो कहाँ से देगा, जो किसान से कर लेगा उसी से तो सैनिकों को वेतन देगा, है ना। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देता है। तो ये जो मुदब्बिर है वो कहना चाहते हैं कि राजा जो है वो अगर अकेला है तो वो सैनिक के बिना कुछ नहीं है। अगर राजा को राज्य करना है तो उसके लिए सैनिक आवश्यक है, और अगर सैनिक उसको रखना है तो उसके लिए राजस्व जो है कहाँ से देगा भाई, राजा पैसा कहाँ से देगा। तो वो जो है वो अपनी प्रजा से राजस्व लेगा और वो अपने सैनिकों को देगा, तो इससे है कि वो कार्य करेंगे, है ना। तो अगर ये कृषक से जो है लेते हैं राजस्व, तो अगर कोई भी राजस्व कैसे देगा जब वो खुश होगा, उतना अधिक उत्पादन होता होगा उसका, है ना। प्रशासन में ये प्रशासक के जो लोग होंगे वे अच्छे होंगे, उसके साथ भ्रष्ट व्यवहार नहीं करते होंगे, वो खुश होंगे तो ज़रूर देंगे। अगर राजा ही भ्रष्ट हो जाएगा या फिर जो उनके जो प्रजा हैं अगर वही खुश नहीं रहेंगे तो फिर उत्पादन भी नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से, है ना। तो फिर कर कहाँ से मिलेगा। तो ये मुदब्बिर जो हैं वो बता रहे थे कि भाई कैसे एक चक्र की तरह जुड़ा हुआ है राजा सैनिक से, सैनिक का जो वेतन है वो किसानों से, है ना, और किसान की जो खुशियाँ हैं उससे। तो ये एक बिल्कुल चक्र श्रृंखला के रूप में दिखाई गई है यहाँ पे इनके द्वारा जो बताया गया है उसमें। आगे देखते हैं कि क्या है आगे इसमें। बोल रहे हैं कि जो कुछ बात तो में अगर ध्यान रखें तो देखते हैं कि तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते होंगे, और वे अक्सर अपने इतिहास, सुल्तानों के लिए अनेक मतलब ढेर सारे इनाम ये सब पाने के लिए लिखते थे। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर किसी के बारे में लिखेगा तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए होगा, और कोई नॉर्मल इंसान या फिर किसान के बारे में क्यों लिखेगा, वो उसी के बारे में लिखेगा जिसके पास धन संपत्ति होगी, जिसका जो पावर होगा। तो भाई उससे उसका फ़ायदा है तभी तो लिखेगा, बिना फ़ायदा का तो कोई काम करता नहीं है। तो वो भी यही करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। ये जो लेखक थे ना वो कहीं ना कहीं हमें इनके लेखन से ब्यौरा तो मिल जाता है, लेकिन ये शासक को ऐसे बोलते थे कि भाई आप पैदा ही हुए हो राज करने के लिए, है ना। आपका जो है अधिकार है, आप अगर पुरुष हो तो आप राज कर सकते हो, अगर आप ऐसा कोई नहीं है कि मतलब आपका जो अधिकार है वो जन्म से आप ऊपर से ही लेकर आए हो कि आपको राजा बनना है, ऐसे बढ़ा चढ़ाकर उनको बोला करते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रज़िया
सिंहासन पर बैठी। उस युग में इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से जो शासन करने की कोशिश प्रशासन जो प्रारंभ की रजिया ने, उसे वे नाखुश थे और सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। तो देखिए, रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश चाहता था कि भाई वो खुद जानता था कि जो उसकी बेटी है उसके सारे पुत्रों से योग्य है, तो वो खुद चाहता था कि मेरी बेटी शासन करे, है ना। तो लेकिन जो उसके दरबार में थे लोग, वो एक स्त्री के सामने अपना सर नहीं झुकाना चाहते थे। उनको लगता था कि अगर हम किसी स्त्री के सामने अपना सर झुकाते तो हमारा जो सम्मान है वो कम हो जाता है। इस तरीके का जो सोच था उनका, बोल सकते हैं एक तरह से। तो इसकी वजह से रजिया को मात्र 4 सालों में अपना गद्दी छोड़ना पड़ा, क्योंकि इतने सारे षड्यंत्र होने लगे। तो और एक बहुत सारे लोग थे जो दरबार में इसके रजिया को व्यवहार के जो रजिया का व्यवहार था उसको भी वो स्वीकार नहीं करते थे, और ये एक शासक के रूप में उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इनका मानना था कि अगर कोई स्त्री है तो बस उसका कार्य है कि घर को देखो, ना कि प्रशासन को देखो और राज्य साम्राज्य चलाओ, है ना। तो देखिए, रजिया के बारे में मिन्हाज सिराज के विचार क्या हैं भाई। इनके विचार, ये बहुत बड़े इतिहास कर रहे हैं, तो इनका भी विचार देख लेते हैं। मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन रहना चाहिए, बताइए। और रानियों का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध था। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे जो समाज में एक स्त्रियों का जो एक स्थान दिया गया है वो इसके रूप में दिया गया है कि वो अपने जो उनके जो पुरुष हैं, जो पुरुषों के अधीन होती हैं स्त्रियाँ, इनका कहने का मतलब है। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। बोल रहे हैं कि मानते हैं कि वो हुनर है उसके अंदर, वो सक्षम है हर चीज़ करने में, लेकिन वो स्त्री है तो क्या हासिल हुआ जब वो ये सब कर ही नहीं सकती, हम उसे मान ही नहीं रहे हैं। एक तरह से एक अकड़ होती है ना कि भाई हाँ, ये क्या बोलते हैं, ये जो है ना, रस्सी जल गया पर बल नहीं गया वाला हिसाब है कि मतलब कोई नहीं है शासन करने के लिए, फिर भी एक स्त्री को हम स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वो स्त्री है, उसका कार्य है घर की देख रेख करना। तो अभी भी बहुत सारे, हालांकि समाज में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मानते हैं कि बस स्त्री का यही काम है, खाना बनाओ, खिलाओ, बच्चा पालो और उनको बड़ा करो, ये वो, है ना। आगे देखते हैं कि रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया था कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस राज्य की एक रानी थी रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार थोड़ा सा विपरीत था, क्योंकि जो रुद्रमा देवी थी ना, वो अपने अभिलेख में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। और एक महिला शासक थी, कश्मीर की एक रानी थी दिद्दा, जिनका नाम दिद्दी से, बड़ी बहन या दिद्दी से निकला था। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को एक स्नेह संबोधक दिया होगा। तो ये जो बोल रहे हैं कि जो रुद्रमा देवी, तो उन्होंने एक पुरुष के भांति व्यवहार किया और भ्रम पैदा किया कि मैं एक स्त्री नहीं पुरुष हूँ। इसका कारण था कि वो जानती थी कि भाई ये जो हमारा समाज है, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, वो अगर ये जानेंगे कि मैं स्त्री हूँ तो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, जैसे रजिया को नहीं किया, है ना। तो ये सब इसी की वजह से हो सकता है कि उन्होंने अपने दिमाग में ये सब बात चल रही होगी, तो वो सोचते हैं कि भाई चलिए ठीक है, अगर पुरुष ही सही तो पुरुष के ही रूप में इनके सामने आएंगे, है ना। तो किसी चीज़ को जो बदलने में जो मुख्य भूमिका होती है ना, वो हमारे समाज के आसपास के लोगों की होती है। किसी चीज़ को अगर कोई बदल रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो खुद की वजह से बदल रहा है, लोगों की वजह से भी, क्योंकि उसकी सोच ही ऐसी होती है। तो अब मिन्हाज सिराज के भी देख लीजिए सोच, कि इनका मानना है कि भाई स्त्री है तो वो बस घर ही में रहें, अगर उनके अंदर खूबियाँ भी हैं तो वो क्या कर लेंगी, ऐसी बातें की जा रही है एक बड़े इतिहासकार के द्वारा। हालांकि मैं इनकी आलोचना नहीं करना चाहूँगी, फिर भी निकल जाता है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैसियस शहर से लेकर साम्राज्य तक। तो ये जो गैरिसन जो शहर था ना, ये एक सैनिक छावनी के रूप में विस्तार में इसका हुआ था, जो निर्माण हुआ था। तो इसके बारे में बताया जा रहा है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। ओके, तो इसमें जो हमारा है कि 13वीं शताब्दी के जो आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन, गैरिसनों जो रक्षा जो सैनिक टुकड़ियां जहाँ पे रहते थे के निवास के लिए बने मजबूत किले,
शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों में संबंध लेकिन उससे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार या कर या लूट मार पर भी निर्भर रहना पड़ता था। तो बोल रहे हैं कि 13वीं शताब्दी के जो आरंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत के जो सैनिक थे ना, जो गैरिसनों में रहते थे, जो सैनिक टुकड़ियाँ जहाँ पे रहती थी, वो शहरों से संबंधित तो थे लेकिन वो जो बस अंदर तक, उसके जो बाहरी इलाके जो उसको भीतरी प्रदेश कहते थे, उसके नियंत्रण से उनके बाहर थे। अगर उनको कुछ लेना भी होता था तो या तो बाहर जाते थे तो किसी से लूट लेते थे, छीन लेते थे, ऐसा करके लाते थे, है ना। तो आगे जो है कि दिल्ली के सुदूर जो बंगाल का जो ये इलाका है, इसके बारे में बता, एक सेकंड दोस्तों। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। दिल्ली से जो सुदूर बंगाल है और सिंध है, उसका जो नियंत्रण था वो कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम में भी इनका जो संपर्क था वो छिन्न भिन्न हो जाता था। शासन को अफ़गानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उनके सूबेदारों में बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका विस्तार जो है वो बलबन के काल में हुआ। गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में, है ना। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगल को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्रह तथा जो चरवाहे को पर्यावरण से खदेड़ दिया गया। तो ये बेसिकली जो बात की जा रही है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन्होंने, है ना, यहाँ पे देखिए खदेड़ दिया गया। तो बोल रहे हैं कि सल्तनत काल में तो अभियान जो चले वो अपने ही सुरक्षा के लिए, जो भीतरी जो उनके आंतरिक जो प्रॉब्लम थे उनके लिए चले और उससे उनको निजात मिल गया। लेकिन जो बाहरी आक्रमणकारी थे उनको जरा सा भी आभास होता था कि दिल्ली सल्तनत थोड़ा सा कमज़ोर है, तो वो उसके वीक पॉइंट पे वार करना स्टार्ट कर देते थे। तो इससे थोड़ा सा जो वहाँ के शासक थे दिल्ली सल्तनत के, उनको एक जगह से सारे क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, है ना। आगे देखते हैं क्या आगे क्या है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह ज़मीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। कौन सी ज़मीन? जो पर्यावरण के लिए जहाँ से एक चरवाहा ये सबको खदेड़ दिया गया था, वो किसानों को दे दी गई। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले और शहर बनवाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए, है ना। दक्षिण भारत, खिज़र खां याद होगा आपको। ये अभियान जो मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंची। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ली। तो दक्षिण भारत पे जो अभियान हुआ था ना, उसमें दिल्ली सल्तनत को काफ़ी फ़ायदा हुआ। यहाँ तक कि धन दौलत के अलावा जो मूल्यवान धातुएँ थीं या फिर घोड़े, हाथी जो युद्ध में काम आते थे, या फिर बहुत सारे ऐसे श्रमिक थे, गुलाम थे जो आए और दिल्ली सल्तनत में कुछ सैनिक बन गए, कुछ दास बन गए, है ना। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की जो शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 साल बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत में इस महाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इस युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने इसके शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा कर लिया। शत्रुओं की सेनाओं को परास्त कर शहरों पर कब्जा कर लिया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूला करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इतना इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, ये कहना मुश्किल था, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, मानचित्र है। यहाँ जो सेंटर में आपको दिख रही है वो दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली है। तो 1299 में गुजरात को जीता, फिर उसके बाद 1303 में चित्तौड़गढ़ को, उसके बाद मांडू को 1305 में, फिर 1301 में रणथंभौर को, फिर यहाँ पे यहाँ से इधर आई है तो यहाँ पे वारंगल को, फिर यहाँ देवगिरी से जो दक्षिण भारत में अभियान हुआ है वहाँ से यहाँ जो होयसल, द्वार समुद्र, तंजावुर,
यहाँ से काकतीय वंश को हराते हुए यहाँ देवगिरी है ना, यहाँ से कड़ा मानिक ये सब इलाका जो है इनके अंडर में तो आ गया, लेकिन एक यहाँ से बिल्कुल छोर से इन सभी पर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल था। तो यही कारण था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपना जो है राजधानी वो स्थानांतरित कर दिया था। हालांकि सक्सेस नहीं हुआ था, फिर भी जो उसका कारण था वो यही। यहाँ पे आपको बहुत सारे इमारतों के चित्र दिख रहे हैं, तो देखते हैं कि ये क्या है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ये कौन सा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये इसके बारे में बात की जा रही है। ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, ये जमा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित इतिहास में इसको देहली कुन्हा के नाम से जाना जाता था। प्राचीन इतिहास में इसको क्या मतलब जो सबसे पहले इसको जो जाना जाता था उसको देहली कुन्हा, दिल्ली को बोलते थे ना। तो इस मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विस्तार किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण किया, लेकिन इसका जो विस्तार था वो इन्होंने करा। और इसके बाद मीनार की इस मीनार को बनाने में जो सुल्तानों का योगदान है उसमें पहला ऐबक है, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा फिरोज शाह और तुगलक है ना। और आगे जो आपको दिख रहा है कि मस्जिद, यहाँ पे एक मस्जिद शब्द है ना, तो इसको देखते हैं कि क्या है। मस्जिद अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सिजदा यानी कि घुटने और माथे टेकते हैं। जमा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक जो सम्मानीय और विद्वान और पुरुष होता है उसको नेता चुनते हैं, जिसको इमाम बोलते हैं ना। इसने शुक्रवार की जो नमाज के दौरे धर्मोपदेश यानी कि जिसको खुतबा बोलते हैं वो पढ़ते हैं किस दिन को, शुक्रवार को दिन। और नमाज के दौरान मुसलमान जो है मक्का की तरफ मुंह करके रखते हैं। और भारत में मक्का किस तरफ पड़ता है दोस्तों, तो वो है पश्चिम की तरफ पड़ता है ना। मक्का की ओर की दिशा को यहाँ पे क्या कहा जाता है, उसको किबला कहा जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि ये कौन सा चित्र है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये है बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहाँ पे थी वहाँ पे बनाई गई थी है ना। मस्जिद के तौर पर बनाई गई है इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेगमपुरी मस्जिद और ये कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे भी कुछ है। यहाँ पे भी एक इमारत दिख रही होगी आपको, तो ये क्या है आइए देखते हैं। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम रक्षक होने का दावा तो मिलता है। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न होता है। मस्जिद भी सहायक होती हैं एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी है, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते हैं। तो ये जो भारत में इतनी सारी इमारतें मिली हैं, इससे ये भी पता चलता है कि जो इस समय के शासक थे वो अपना धर्म किस तरह से लोगों को दिखाना चाहते थे कि हम इस्लाम धर्म के हैं। और इसमें मतलब अधिकतर जो इस्लामिक चीज़ें दिखती हैं, हालांकि जो हिंदू की जो मूर्तियाँ होती हैं उनको भी तोड़कर इस्लाम जो है मस्जिद में बदल देते हैं। तो ये सब देखा जा रहा है किस तरह से अपने धर्म की प्रधानता को इसमें दिखाया गया है ना। तो ये जो हमारा मस्जिद है इसका नाम है मोट की मस्जिद, सिकंदर लोदी ने बनवाया था, इसके शासनकाल में बना था। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये जो आपको चित्र यहाँ पे दिख रहा है इसमें है क्या है कि जमाली कमाली की मस्जिद है। ये 1520 के दशक में बनाई गई थी। तो ऊपर में मोट मस्जिद दिख गया आपको है ना, और यहाँ पे जमाली कमाली के उनका मस्जिद है। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो है कि खिलजी और तुगलक के अंतर्गत प्रशासन और जो उनकी नज़दीकियों को एक नज़र से देखें, जो उनका प्रशासन था वो किस तरीके से था है ना। तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए एक विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासन की ज़रूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे है ना। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उनके राज्य के कुछ बहुत सी महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए यह सावधानी से प्रशिक्षित किए जाते थे। वे चूँकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसीलिए सुल्तान भी विश्वास कर उन्हें उन पर निर्भर होता था। तो ये जो सुल्तान थे ना वो अपने पास रखना चाहते थे किनको, जिनको बचपन से खरीद कर लाते थे और वो बचपन से पालते पोसते थे, अपने अनुसार अपने प्रशासन के अनुसार उनको ढालते थे, जिनको बंदगा
बोला जाता था, या ऐसे बोले तो गुलाम बोला जाता था। तो शासक भी उन पर उतना ही भरोसा करते थे और गुलाम भी बिल्कुल पूरी तरीके से अपने राजा, अपने शासक के ऊपर निर्भर होते थे। लेकिन ये बस अपने राजा तक ही निर्भर होते थे, जो जिनके वो गुलाम थे, है ना। उनके जो पुत्र थे उनके प्रति इनका कोई ऐसा रवैया नहीं होता था। तो यहाँ पे एक टाइटल आपको दिख रहा है कि बेटे से बढ़कर गुलाम। तो सुल्तान को सलाह दी जाती है कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी तो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी गुलाम को पालते हैं बचपन से, तो उसका अच्छी तरीके से देखभाल कीजिए, क्योंकि तकदीर जिसकी अच्छी होती है ना, उन्हीं को ऐसे गुलाम मिलते हैं। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर होते हैं। ये कौन कह रहा है? ये जो अनुभवी लोग हैं वो कह रहे हैं। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगान का इस्तेमाल करते थे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होती थी, क्योंकि जो वहाँ पे जो अच्छे जो उच्च पद के लोग होते थे ना, वो ये देखते थे कि अपने दास को उच्च पद पे बैठा दे रहा है, तो इससे ईर्ष्या की भावना उनमें उत्पन्न हो जाती थी। और जो वो लोग थे जिनको वो पद नहीं मिलता था मनचाहा, तो वो किसी और के साथ मिलकर षड्यंत्र करने लग जाते थे, है ना। तो ये इससे प्रशासन में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती थी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों को संरक्षकों के प्रति तो वफादार होते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं होते थे। जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको, नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही नए और पुराने सरदारों के बीच टकराव शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षित कर दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोग को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों के निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बैठने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की भी आलोचना की जाती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो गुलाम जो आश्रित होते थे अपने राजा के ऊपर, लेकिन वो बस उन्हीं के ऊपर होते थे। अगर राजा की मृत्यु हो जाती है, अगर कोई उसका पुत्र है या उसका उत्तराधिकारी है, तो उसका गुलाम उसके प्रति वफादार नहीं होता था, है ना। तो वही इसमें बताया जा रहा है। और ये जो है ना, गुलामों को ऊंचे ऊंचे पद देते थे, जिससे कि जो उच्च वर्ग के लोग थे या फिर जो सरदार लोग थे, वो सब ये आलोचना करते थे कि भाई इतने जो दास है, उसको क्या ज़रूरत है इतने ऊंचे पद पे रखना, है ना। तो जो अपने नज़दीक रखते थे राजा को, और वो चाहते थे कि हम रहे, तो इसे एक बोलते हैं कि मतलब उनको बुरा लगता था। तो इसमें दिया गया है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकार रीजन, उसके बारे में बताया गया है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन खुमार नामक जो कल्लाल शराब बनाने और बेचने वाला है, फिरोज़ हज़ाम नाम का नाई है, मनका तबका तब्बाक नामक बावर्ची और लढ़ना तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया गया था। 14वीं शताब्दी के मध्य इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। तो जो ये इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी थे, उन्होंने कहा कि जो इतने जो नाई हैं या फिर जो शराब बेचता है, ये जो हजामी है, ये सबको इतने ऊंचे पद देने की क्या ज़रूरत है। इसका मतलब है कि शासक को प्रशासन का ज्ञान नहीं है, कैसे चलाते हैं उसके बारे में पता नहीं है ना। ये जो उसकी बुद्धि क्षमता है, उसका जो क्षीण होने का एक उदाहरण के रूप में ये पेश करते हैं इन चीज़ों को। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे कह रहे हैं कि जो पहले वाले सुल्तानों की तरह ही जो खिलजी और तुगलक के शासक थे, उन्होंने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया, जिन्हें इक्ता कहा जाता था, और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे। तो मुक्ति का जो फ़र्ज होता था कि सैनिक अभियान का नेतृत्व करना, अपने इक्ता में कानून व्यवस्था बनाए रखना, और अपनी सेना जो सैनिक सेवाओं को बदले जो वेतन के रूप में मुक्ति दी जाती थी, अर्थात भूमि दी जाती थी, उसको देना, है ना। इलाकों से राजस्व वसूल करना और राजस्व के रूप में मिली रकम से ही अपने सैनिक की तनख्वाह देते रहना। मुक्ति जो होते थे वो लोगों पर काबू रखने का भी जो कार्य करते थे। उनका पद वंशा परंपरा से न चले उनके नहीं चलता था, और उनकी भी एकता
थोड़े समय के लिए मिलते रहते थे, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन किया गया। तो देखिए क्या होता था ना कि अगर कोई भी व्यक्ति एक पद पे बहुत समय तक रहता है तो उसकी जो जानकारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर वो खुद को शासन वहाँ पे समझने लगता है कि जो कुछ है वो मेरा ही है। तो ये ऐसा नहीं था, वंशानुगत नहीं था, वो समय समय पर उनकी तबादला होती रहती थी। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे, जिससे कि वहाँ पे उनका कोई एरिया जो है कवर नहीं होता था, वहाँ पे कोई उनके ऐसे लोग नहीं बनते थे जो उनकी सहायता करे भ्रष्ट कामों में, है ना। तो इससे थोड़ा सा उनकी जो भ्रष्ट आचरण है उससे भी थोड़ा सा अंकुश लगता है, शासकों के द्वारा लगाया गया, है ना। जो मुक्ति के लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित करी वसूली को तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखें। कहते थे कि मतलब अगर कर ले लिया तो ये भी राजा ध्यान देता था कि हमने जितना कर कहा है वो उतना ही ले, और उसे अगर वो ले तो उनको जो सैनिक को जितना रखना है वो उतना ही कर रखे, ना कि ज़्यादा रख ले और हमें कम दे दे, ऐसा कुछ नहीं था। ये सब के लिए एक अधिकारी होता था जो इसका लेखा जोखा बिल्कुल तैयार करता था, है ना। आगे है कि जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों की को भी अपने अधिकार में लेने लगे तो उन्हें भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया गया। तो जो अलाउद्दीन खिलजी के समय पे जो अधिकारी थे जो भू राजस्व एकत्रित करते थे उनसे ये अधिकार छीन लिया गया और उनके ऊपर भी कर लगा दिया गया। तो भाई उनको तो खून खौलेगा ही कि भाई हम सर्वे सर्वा थे इसके, हम कर वसूलते थे, उल्टा हमारे ऊपर ही लगा दिया इन्होंने, है ना। तो बुरा तो लगेगा ही जब किसी का पद छीन जाता है उससे, और ऊपर से और टैक्स भरना पड़ा है। जो सुल्तान के प्रशासन ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार ये राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे थे। उस समय 3 तरह के कर लगते थे। पहला कृषि पर लगता था जिसको खराज कहा जाता था, और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था, है ना। और दूसरा मवेशी पर लगा जाता था, जो वो चरते थे ना, चराई कर लगती थी। और दूसरा घरों पर आवास कर लगता था, है ना। ये याद रखना जरूरी है कि इस महाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, और दक्षिण भारत की विजय के लिए जो है अगर हम वहाँ पे दक्षिण भारत की विजय करनी है तो बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर स्वतंत्र हो गया था। दक्षिण भारत की विजय के बाद वो पूरा क्षेत्र स्वतंत्र हो गया था। और आगे है कि आगे देखते हैं कि यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगल वाले क्षेत्र ऐसे थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार तो कर लेते थे, पर वह अधिकार कुछ समय तक ही सीमित रह पाता। मतलब कि अगर किसी इलाके पे वो अधिकार जैसे इलाके पे उनका नहीं होता था, वो कर भी लेते थे गंगा के मैदान के इलाकों में, तो कुछ समय तक ही रहता था, फिर उसके बाद वो स्वतंत्र हो जाते थे वो राज उनसे, है ना। तो इसमें एक बॉक्स बनाया हुआ है कि सरदार और उनकी किलेबंदी के बारे में बताया जा रहा है कि अफ्रीका देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आया यात्री इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। ये याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है ना। तो उसने कुछ लिखा है, तो उसमें बात है कि चटनी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, और कभी कभी बांस के झुरमुटों में रहते थे, है ना। बांस में जो भारत में बांस पोला नहीं होता है, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में एक तरह गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते थे और इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते थे। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे। अंदर की पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात एकत्रित हुआ वर्षा का जल, जिन्हें बलशाली सेनाओं के लिए बिना हराया नहीं जा सकता था। तो ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से
बाँसों को काट लाती थी। तो ये बोल रहे हैं कि जो बाँसें होती थी ना भारत में, वो एक उपल की तरह नहीं होती थी, वो बहुत ही सख्त होती थी, मजबूत होती थी और एक दीवार की तरह कार्य करती थी। अगर किसी राज्य के अगल बगल जंगल है और वहाँ सारे बाँस ही हैं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। और अगर उनको जंगल में अगर घुस कर खास तौर पर मतलब औजार तैयार करने के लिए अगर उसको काट लिया जाए तो वो और भी मतलब हर चीज़ में काम आते थे, है ना। आगे है कि चंगेज़ खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान से ट्रास ऑक्सियाना जो कि आज आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र ही बाद ही दिल्ली सल्तनत पर उन्होंने धावा बोल दिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर ये मंगोलों का धावा बढ़ गया। इसके बावजूद इससे मजबूर होकर दोनों ने सुल्तान को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भी चुनौती थी। आइए देखते हैं कि इन दोनों सुल्तानों ने किस तरह से इस चुनौती का सामना किया। तो मंगोलों का आक्रमण हुआ तो इससे एक बात उभरी कि भाई इन्हें एक बात समझ में आ गई कि अगर हमें मंगोलों से जीतना है तो हमें स्थायी सेना है वो रखनी ही होगी किसी भी हाल में, है ना। तो ये यहाँ पे एक बॉक्स बनाई गई है जिसमें मोहम्मद तुगलक के जो कार्य थे और अलाउद्दीन खिलजी के जो कार्य थे उनके बारे में बताया गया। तो देखते हैं कि इनका जो दोनों सुल्तानों में से किनका जो है सफल रहा, है ना। तो ये देखते हैं, ओके। तो इसमें पहला है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं ना। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था, ये देखिए यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। यह है कि दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, पहला 1299 और दूसरा 1300 में और 1302 से 3 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना जो अस्थाई सेना है उसका गठन करते हैं। और देखिए मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं भाई। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ था मंगोलों का, है ना। मंगोल सेना परास्त हो गई थी। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधन पर इतना विश्वास हो गया था कि ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली इसने। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। तो एक युद्ध जीत जाने के बाद जो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि अगर आपने एक एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो लगता है अरे भाई अब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, मैं कोई भी एग्ज़ाम दे देता तो सीधे यूपीएससी का फॉर्म भर के आ जाते, है ना। तो वही है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया इनको भी कि भाई हमने जीत लिया है तो अब उसको भी कब्जा कर लेंगे। उसके लिए भी इन्होंने गठन करना स्टार्ट कर दिया सेनाओं का। तो आइए देखते हैं कि दूसरा कार्य इनका क्या था। तो दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी का कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया शहर, जो कि मैंने बताया था कि ये एक सैनिक छावनी थी, है ना, गैरिसन शहर बनवाया। और इधर तो उन्होंने सेना को रखने के लिए एक गैरिसन का निर्माण करवाया। और मोहम्मद बिन तुगलक को देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। तो इन्होंने नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में जो सबसे पुराने जो दहलीए कुन्हा निवासी थे उनको उन्होंने सैनिक छावनी बना दी और पुराने जो शहर के निवासी थे उनको दक्षिण में बनी एक राजधानी दौलताबाद भेज दिया। तो इन्होंने एक नई सैनिक छावनी बनाने की जगह जहाँ पे लोग रहते थे उनको वहाँ से स्थानांतरित कर वहाँ पे सैनिक छावनी बना दी। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या था इनका अगला कदम अलाउद्दीन खिलजी का। तो इन्होंने सैनिकों को पेट भरने की समस्या को, है ना, गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठा करके हल किया। किसानों की पैदावार 50% हिस्सा कर दिया करने का तय किया। और आइए देखते हैं कि एमटीबी क्या कहते हैं, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया। तो इन्होंने जो है वो सेना के को खिलाने के लिए उसी इलाके में खाद्यान्न इकट्ठा किया गया। लेकिन सैनिकों को विशाल संख्या की ज़रूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए और इस दौरान उस क्षेत्र पर अकाल भी आ गया। तो इन्होंने मतलब कि वहीं पे बोला कि भाई आप यहीं पे खाद्यान्न उगाओ। उसके लिए इन्होंने पैसे तो दिए लेकिन उसके ऊपर भारी टैक्स भी ला दिया गया। अगर आपको होता है तो आपको इतना देना पड़ेगा। तो अकाल हो गया तो भाई कहाँ से देगा, जब उपज ही नहीं हुई तो टैक्स कहाँ से मिलेगा, लोग तो ऐसे ही मर रहे भूखे, है ना। तो इनका ये भी जो है योजना फेल हो जाता है। इनका दूसरा देखते हैं कि सैनिक को ये अलाउद्दीन खिलजी का है कि सैनिक को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना, यानी कि स्थान भूमि के स्थान पर उन्होंने नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो पहली बार नगद वेतन देना स्टार्ट किया। तो अलाउद्दीन खिलजी था, है ना।
सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली से के व्यापारियों से खरीद लेते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देंगे, इसलिए इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू कर दी। इन्होंने मूल्य को नियंत्रित कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से जो है इस कार्य का सर्वेक्षण करते थे और वे जो व्यापारी इसका उल्लंघन करता था उसको कड़ी सज़ा भी दी जाती थी। तो कड़ी सज़ा दी जाती थी, इसकी वजह से लोग इस गलती नहीं करते थे, है ना। तो इसकी जो बाज़ार नियंत्रण प्रणाली थी ना वो बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया थी, जिसकी वजह से इससे सफलता भी मिलती है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को देखते हैं ये क्या करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सैनिक को नगद वेतन देते रहे और लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए की जगह उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की, जिसे टोकन या सांकेतिक मुद्रा कहते हैं, वो चलाई। ये सिक्के जो थे ना धातु के बने होते थे और ये सोने चांदी के नहीं होते थे, ये सस्ती धातु के होते थे जो आम लोग भी आसानी से इसको अफोर्ड कर सकते थे। तो 14वीं सदी के लोगों ने इस मुद्रा पर भरोसा नहीं किया और वे बड़े चतुर थे, तो उन्होंने सोना चांदी को अपने पास रख लिया और जो नकली जो उनके पास था वो इनको टोकन के रूप में दे देते थे। और ये सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी बनवा लिए, तो आसानी होता था क्योंकि ये मुद्रा जो था, ये जो मेटल था वो बहुत ही सस्ता था। तो ऐसा कोई किसी के लिए लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, तो भाई होगा ही, बनेगा ही। अगला देखते हैं इनका जो कि अलाउद्दीन ने प्रशासनिक कदम जो अलाउद्दीन के जो प्रशासनिक कदम थे वो काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाज़ार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उनके प्रशासन की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उन्होंने सफलतापूर्वक जो है सामना किया। लेकिन यहीं अगर हम एमटीबी की मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इनका देखिए कि इनका क्या रहता है। तो इसके बारे में बताया गया है कि मोहम्मद तुगलक पर द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। जो कश्मीर पर उनका आक्रमण पूरी तरह विफल हो गया था, तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा बनाया और उससे भी सैनिकों को पहले ही वेतन दे दिया और फिर छोड़ दिया, क्योंकि उनकी विशाल सेना भंग हुई, उनके साथ समझौता हो गया था इनके, है ना। इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनके कई परेशानियां पैदा हो गई थी। दौलताबाद ले जाने में लोग बहुत नाराज़ थे और करों में वृद्धि और गंगा यमुना के द्वार में अकाल आ गया था, है ना, जिससे उपज भी नहीं हुई थी। जनता बगावत पर उतर आई थी और मोहम्मद बिन तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। तो ऐसा माना जाता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक जो टोकन मुद्रा वापस लेता है ना, तो जितनी मात्रा में मतलब जितना उसने बनाया था टोकन मुद्रा, उससे कहीं ज़्यादा उसके सामने उस ढेर लग जाता है। इससे पता चलता है कि लोगों ने जाली मुद्राएं भी बनाई थी और इसी से वो अपना काम चला लेते थे, है ना। तो देखिए किस तरह से उनका, हालांकि जो मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक दिल्ली सल्तनत का माना जाता है, लेकिन उसकी जो सोच थी ना वो समय से बहुत आगे थी, वो बहुत आगे का सोचता था। लेकिन ऐसा होता नहीं था, वो जो चाहता था, एक किस्मत भी बोल सकते थे, वो जो चाहता था भगवान वो होने ही नहीं देते थे। तो एक किस्मत भी, उसका बैड लक भी उसके साथ था और समय से कुछ ज़्यादा ही आगे सोचता था वो, है ना। तो यही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको एक, हालांकि ये पगला सुल्तान के नाम से जानते हैं, लेकिन ये पागल नहीं था, कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलते हैं, दिमाग इसका कुछ ज़्यादा ही काम करता था। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत है, सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था, है ना। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत, तो इसमें दिखाया है कि तुगलक वंश के बाद 1526 में दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंश का राज्य जो है रहा था। लेकिन जब 1526 में जब पानीपत का पहला युद्ध होता है तो मुगल साम्राज्य वहाँ से आ जाता है ना। तो तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। जैसे कि अगर किसी भी साम्राज्य में शासक अगर कमज़ोर हो जाता है तो उसके जो सामंत होते हैं ना वो धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करने लगते हैं और छोटे छोटे राज्यों में विकसित हो जाते हैं। उनकी राजधानियाँ समृद्ध होती गईं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली भी थे। उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चलता था। शेरशाह सूरी, जिसका कार्यकाल 1540 से 45, जो
क्या बोलते हैं कि अकबर के पिता को हरा कर ये आया था वहाँ पे कुछ समय के लिए। फिर उसके बाद हालांकि वो भी बहुत ही संघर्ष से फिर से अपनी सत्ता पा लेते हैं, है ना, हुमायूं। तो इन्होंने बिहार में अपने चाचा में से एक छोटे से मतलब इलाके में, वहाँ पे उनके चाचा थे, प्रबंधन के रूप में काम करते थे। और आगे चलकर उसने उतनी ही उन्नति से मुग़ल सम्राट हुमायूं को हराया कन्नौज या चौसा के युद्ध में। तो इनकी चुनौती दी। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। हालांकि सूर्यवंश के ने केवल 15 वर्ष तक ही शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीके को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त दुरुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर भी मुग़ल साम्राज्य को समेकित करने के लिए, मतलब उसको सुदृढ़ करने के लिए ये प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को भी अपनाता है। तो शेरशाह का प्रशासन व्यवस्था देखते हैं कि आप उस देसाला बंदोबस्त ये सब जो था अकबर कैसे जो है अपनाता है। तो ये सब बुरी बात नहीं है। अगर आपको किसी भी व्यक्ति की कोई बात अच्छी लगती है या लगता है कि आपके फ़ायदे की चीज़ है, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो उसकी आइडिया नहीं है। आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप गलती कर ही अपनी गलती से सीखें। आप दूसरों की गलतियाँ और दूसरों की अच्छाइयों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। तो बहुत ज़रूरी होता है अपनी गलतियों को छानना और दूसरों की अच्छाइयों को देखना कि भाई वो क्या कर रहा है और उसको सफलता मिल रही है तो वो उसके लिए क्या कर रहा है। आपको बस ये नहीं देखना चाहिए कि वो सफल हो गया, उसके पीछे उसका कितना मेहनत था, उसने क्या क्या किया, ये सब भी आपका होना चाहिए कि तभी तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो हमको ये कभी भी छोटा महसूस नहीं होना चाहिए कि हम किसी से क्यों सीखें। ज़रूरत है यार, कोई छोटा व्यक्ति भी है, कोई छोटा बच्चा भी हो, अगर वो भी कुछ सिखा रहा है तो हम उससे भी सीख सकते हैं। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। मेरा तो यही मानना है। आप हर किसी का अपना अपना सोच होता है, तो है ना। इसमें एक 3 श्रेणियों के बारे में बताया गया, ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। तो देखते हैं ये क्या है। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं सदी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज के 3 वर्णों को विभाजित किया गया था। पहले तो प्रार्थना करने वाला वर्ग था, दूसरा युद्ध करने वाला वर्ग, तीसरा जो था खेती करने वाला। तीनों वर्ग में समाज इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन प्राप्त था। ये जो तीनों वर्ग के समाज थे इनको ईसाई धर्म का समर्थन प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। तो इस विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह उभरा और जिसे नाइट कहा गया, है ना। इन योद्धाओं को क्या कहा गया? नाइट। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी इस ईश्वरीय शांति की अवधारणा प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों की अपेक्षा जो योद्धाओं थे उनकी जो अपेक्षा की जाती थी कि वो धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित रहे। कोशिश रहती थी कि इन योद्धाओं को अपनी लड़ाई में भी विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने में भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर लिया था। इस प्रयत्न के परिणामस्वरूप सैनिक अभियान की एक श्रृंखला चलती रही जिसे क्रूसेड या धर्म युद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा किए गए इन अभियानों में नाइटों की जो योद्धाओं थे उनकी हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक आते आते जर्मनी में उसने 1 सदी के बाद योद्धाओं की दिनहीन अतीत को भुला दिया गया और 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट्स कहलाने लगे। तो किस तरह से एक स्थिति बदलती है। और वहाँ पे एक 3 श्रेणी थी। युद्ध करने वाले अलग थे, किसानी जो करते थे वो अलग थे, है ना। प्रार्थना करने वाले समाज ऐसे विभाजित था। तो ये जो आज का हमारा चैप्टर है ये यहीं पे समाप्त होता है। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वो नेक्स्ट चैप्टर पे होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर करना ना भूलिए, ताकि जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जिनको एनसीईआरटी की ज़रूरत है तो वो मेरे वीडियो से जितना भी सीख सकें। हालांकि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तो एक एज अ स्टूडेंट उनको जो चाहिए मैं इसमें अवेलेबल करवाती हूँ, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको उनके तक पहुंचा दीजिए जिनको इनकी आवश्यकता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर एंड बाय।